ओके। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग डेंचर लाइनर्स को हमने स्टार्ट किया था इन द लास्ट लेक्चर। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ? अभी चेक करना स्टार्ट मैंने तो नहीं किया, लेकिन कैसा था आप लोगों का टेस्ट? मुश्किल था, आसान था? और ओके था, इजी था? राइट। अच्छा, अभी आज हमने लास्ट टाइम हमने टिश्यू लाइनर्स, सॉरी डेंचर लाइनर स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने सॉफ्ट वो हार्ड री लाइनर्स पढ़ा था और टिश्यू कंडीशनर्स पढ़ा था। ठीक है, जल्दी से 5 to 10 मिनट्स में मैं आपको उसका रिव्यू दे देती हूँ। इसको साइड पे करते हैं। तो सबसे पहले रीलाइनिंग और रीबेसिंग का मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि द एडिशन ऑफ न्यू डेंचर बेस्ड मटेरियल टू द फिटिंग सरफेस ऑफ द एग्जिस्टिंग इल फिटिंग ओल्ड डेंचर। पहले से ही पुराने किसी डेंचर की बेस जो टिश्यू साइड है उस पर एक नई टिश्यू की एक नई मटेरियल की लाइनिंग कर देना इज कॉल्ड रीलाइनिंग। ठीक है, इट कैन बी डन आइदर विद केमिकल क्योर और हीट क्योर, or extraoral relining is common and gives better results. Intraoral can also be done. ठीक है, extraoral means in the laboratory. Whereas rebasing जो है चेंजिंग ऑफ द एंटायर डेंचर बेस, आपने एग्जिस्टिंग डेंचर बेस में ऐड करने की बजाय उस पूरे डेंचर बेस को ही चेंज कर दिया विदाउट चेंजिंग द क्लोजर रिलेशनशिप ऑफ द टीथ, और दांतों का जो रिलेशनशिप है वो उसी तरह रहेगा जैसे पहले था। तो इट इज मोस्टली डन विद द हीट क्योर रेजन। फिर हमने टाइप सीखी थी, हार्ड री लाइन मटेरियल्स देखे थे, टिश्यू कंडीशनर्स देखे थे। अगर हार्ड री लाइन मटेरियल्स की बात करें तो दीज मटेरियल्स प्रोवाइड अ चेयर साइड री लाइन टू द डेंचर। ठीक है, द मेथड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेबोरेटरी रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग टेक्निक विच इन्वॉल्व रिप्लेसिंग मोस्ट ऑफ द डेंचर बेस्ड रेजिन विद फ्रेश हीट क्योर्ड पॉलीमर। ठीक है, direct reline material should be considered only a temporary or best semi-permanent solution to the problem of an ill-fitting denture। यानी कि वो कहते हैं कि इसको आप टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं जब तक कि पेशेंट का नया डेंचर नहीं बन के आ जाता। ठीक है, फिर हमने इसकी कॉम्पोजिशन में देखा था कि टाइप 1 है और टाइप 2 है, और हमने देखा था कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या था। ओनली इन द ओनली द डिफरेंस वाज द मोनोमर इन द लिक्विड। टाइप 1 में मोनोमर था वो मिथाइल मेथाक्राइलेट था, और टाइप 2 में ब्यूटाइल मेथाक्राइलेट था। इसका फ़ायदा क्या था कि मिथाइल मेथाक्राइलेट इज़ मोर टिश्यू इरिटेंट, और ब्यूटाइल मेथाक्राइलेट इज़ फार लेस देन टिश्यू इरिटेंट एज कम्पेयर टू मिथाइल मेथाक्राइलेट। ठीक है, फिर हमने इसकी टेक्निक देखी थी कि हमने हार्ड री लाइनिंग डेंचर बेसिस को किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, और एक मिनट, फिर हमने इसका वो देखा था प्रोसीजर पूरा कि पेशेंट आपके पास आया और आपने चेयर साइड रीलाइनिंग परफॉर्म कर दी, कि उसी वक्त आपने पेशेंट का डेंचर लिया और उसके अंडर साइड जो ये जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं उसकी जो टिश्यू साइड है उसको ग्राइंड किया ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस हो जाए न्यू मटेरियल ऐड करने की। अगर आप इसे ग्राइंड नहीं करेंगे तो डेंचर की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। आपने ग्राइंड किया, आपने पाउडर लिक्विड को मिक्स किया, और देन you will apply onto the tissue side surface of the denture, and then the denture will be placed in the oral cavity of the patient, and patient is asked to close the mouth in the correct relationship of their tooth। यानी कि एक जो उनका एक नॉर्मल रिलेशन है मैक्सिला का मैंडिबल के साथ, तो आप पेशेंट को कहोगे आप उस पोजीशन में इसको अपना मिलाएं, और फिर आप उसके बाद उसकी हार्डनिंग होगी, और तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर जो है ये तैयार होगा फॉर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग।
हमने इसके फिर ड्रॉबैक्स देखे थे कि इरिटेंट है, लो वैल्यू ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, दैट्स वाई डायमेंशनली थोड़ा अनस्टेबल होगा, पोरस रीलाइन मटेरियल्स हो जाते हैं ड्यूरिंग द मिक्सिंग, और मोर लाइकली टू, और जब porous होगा तो it is more likely to become contaminated with oral debris and may be colonized by microorganisms including Candida albicans. Candida albicans मैंने आपको बताया था फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है and will be more difficult to clean. Little control over the thickness, और मैंने आपको बताया था कि अंदाज़न हम उसको ग्राइंड कर रहे हैं और अंदाज़न हम उसका जो है लाइनिंग अंदर डाल रहे हैं, तो हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है उसकी थिकनेस का कि वो कितने मिलीमीटर में आएगी, ठीक है। तो लिटिल कंट्रोल ओवर द थिकनेस ऑफ द लाइनिंग अचीव्ड एंड देयरफॉर ओवर द हाइट ऑफ द डेंचर। मार्क्ड इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द डेंचर बेस एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फ्री वे स्पेस। फ्री वे स्पेस की आपने जाके डेफिनेशन देखनी है कि वो दो दांतों के दरमियान जो स्पेस होगी, अपर और लोअर के दरमियान, अगर वो कम हो जाए तो पेशेंट को बोलने में और खाने पीने में मुश्किल होगी। तो अगर आपने थिकनेस ज़्यादा कर दी है डेंचर की तो दैट फ्री वे स्पेस विल बी इंटरप्टेड। और इट इज़ मोर टेक्निक सेंसिटिव है। डायरेक्ट रीलाइन मटेरियल शुड बी कंसिडर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज ओनली अ टेम्पररी और एट बेस्ट सेमी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एन इल फिटिंग डेंचर। ठीक हो गया। फिर हम आगे थे टिश्यू कंडीशनर्स पे। टिश्यू कंडीशनर्स से सॉफ्ट डेंचर लाइनर्स थे। हार्ड रीलाइन मटेरियल्स हार्ड मटेरियल्स थे, ये सॉफ्ट रीलाइनर्स हैं विच मे बी अप्लाइड टू द फिटिंग सरफेस ऑफ अ डेंचर। और टेम्परेरी कुशन विच प्रिवेंट्स मेस्टिकेटरी लोड्स फ्रॉम बीइंग। अच्छा, अब ये क्या करता है कि ये मैंने आपको बताया था कि सेट होता है मे बी 2 to 3 days और अ वीक और 2, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो मेस्टिकेटरी लोड्स हैं, which prevents masticated loads from being transferred to the underlying hard and soft tissues. These materials should undergo degree of plastic flow, और हम चाहते हैं कि ये 24 से 36 घंटे में ये प्लास्टिक फ्लो में रहे, ये नरम रहे, ताकि हमारे पास फंक्शनल इंप्रेशन आ जाए। और फंक्शनल इंप्रेशन मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था। इंडिकेशंस हमने बताई थी कि देखिए पेशेंट आपके पास आया और उसके यहाँ पे ये रेडनेस है, रैशेस हैं, किसी को अल्सर्स हो जाते हैं। व्हेन द सॉफ्ट टिश्यूज हैव बिकम ट्रॉमेटाइज्ड ड्यू टू wearing an ill-fitting denture, the dentist would like the tissue to recover before recording impressions for new dentures। ठीक है, आप चाहोगे कि वो पहले उसका हेल्दी टिश्यू हो तभी आप नया उसका इंप्रेशन लो। तो टिश्यू कंडीशनर्स आर ऑफन अप्लाई टू द डेंचर ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, और जिनकी आपने सर्जरी परफॉर्म की होती है उसमें भी आप ये अप्लाई करते हो। दिस रिड्यूसेस पेन, उससे पेन भी नहीं पेशेंट होगा, और हेल्प प्रिवेंट्स ट्रॉमेटाइजेशन ऑफ द वूंड एंड इट विल एक्ट एज ए कुशन ऑन दैट वूंड, उसको मजीद खराब होने से बचाएगा। और व्हेन अ टूथ और टीथ बीइंग एडेड टू द डेंचर एज एन इमीडिएट प्रोसीजर, इमीडिएट जो डेंचर्स लगाते हैं उसमें भी आप ये साथ इस्तेमाल करते हैं एज एन फंक्शनल इंप्रेशन मटेरियल्स, या आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा इंप्रेशन आए व्हेन टीथ आर इन फंक्शन, व्हेन टीथ आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, राइट, नॉट अ स्टैटिक इंप्रेशन। आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? अब आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, व्हाट शुड बी द आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिश्यू कंडीशनर। आपने मतलब मार्केट जाना है और आपने देखना है कि मैं ये टिश्यू कंडीशनर लूँ तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। टिश्यू कंडीशनर सबसे पहले शुड रिमेन सॉफ्ट ड्यूरिंग यूज इन ऑर्डर टू मेंटेन एन एडिक्वेट कुशनिंग इफेक्ट ऑन द अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज। और द मटेरियल शुड बी रेजिलियंट इन ऑर्डर, ये नरम होना चाहिए, रेजिलियंट होना चाहिए इन ऑर्डर दैट मेस्टिकेटेड लोड्स आर अब्सॉर्ब विदाउट काजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द लाइनिंग। फिर हमने इसकी कॉम्पोजिशन देखी कि और देखा था हमने कि इसमें मोनोमर्स नहीं यूज हुए थे, इथाइल अल्कोहल था इसके लिक्विड में, प्लास्टिसाइजर ब्यूटाइल फिथाइल ब्यूटाइल ग्लाइकोलेट, और जो पॉलीमर था पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट है। टिश्यू कंडीशनर्स आर यूज्ड इन चेयरसाइड टेक्निक्स। एम इज टू फॉर्म अ कुशन ऑफ रीजनेबल थिकनेस सो दैट इट विल बी इफेक्टिव बट नॉट टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द डेंचर। टिश्यू कंडीशनर्स डू नॉट रिमेन परमानेंट सॉफ्ट, और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल है और प्लास्टिसाइजर्स हैं विच मेक्स द टिश्यू कंडीशनर सॉफ्ट लीच्ड आउट फ्रॉम द मटेरियल into the saliva. The time taken for the materials to become so hard that they no longer give adequate cushioning varies from few days to a week or two. जैसे मैंने आपको बताया, कुछ दिन भी हो सकता है, हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, और आपको ऐसी सूरत में टिश्यू कंडीशनर्स को चेंज करना पड़ता है। यानी कि अगर वो सख्त हो गया, आपने फिर उस पेशेंट का वो उतारना है और नया टिश्यू कंडीशनर लगाना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो काम है, जो आपका वो ये कि आपको इसको टिश्यू कंडीशनर्स को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कहाँ चेंज नहीं करना पड़ेगा ये आगे मैं आपको बताऊंगी।
The materials are able to perform the functions of both a tissue conditioner and function impression material due to their viscoelastic properties. मैंने आपको function impression material का बड़ा डिटेल में बताया था. अभी भी किसी को इसमें नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. They are non-irritant due to the absence of acrylic monomers. जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके लिक्विड में कोई मोनोमर नहीं था. That's why these are biocompatible. ओके. अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर. इन दोनों जो है आपने जाके इसको देखा. अगर नहीं देखा तो आपने इसको जाके देखना है. मकेब में ये बहुत अच्छी तरह डिटेल में दिया गया है और ये लेक्चर भी मैंने वहीं से बनाया है. आप इसको देखें और कुछ नहीं समझ आता कोई भी पॉइंट उसको लिख लें और मेरे साथ शेयर करें, ठीक है. आज हम इसकी तीसरी टाइप देखेंगे, दैट आर सॉफ्ट लाइनर्स, ठीक है. सॉफ्ट लाइनर्स आर मच मोर सिमिलर टू टिश्यू कंडीशनर्स. यानी आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये टिश्यू कंडीशनर वाली इसकी प्रॉपर्टीज है. कहीं किसी किसी जगह पे डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. अ सॉफ्ट लाइनर इज ए सॉफ्ट इलास्टिक पॉलीमर. Soft liner is a soft elastic polymer and resilient material used to resurface the tissue fitting surface of denture to make the denture fit more accurately. The process is known soft tissue relining. ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशंस. अच्छा, अब इंडिकेशंस इसकी क्या है? इंडिकेशंस इसकी टिश्यू कंडीशनर से मिलती जुलती हैं. सॉफ्ट लाइनर्स कैन बी अप्लाइड टू न्यू डेंचर्स, ओल्ड डेंचर्स को भी आप लगा के दे सकते हो, न्यू डेंचर्स को भी लगा के दे सकते हो, ठीक है. सॉफ्ट लाइनर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग लोकल पॉइंट प्रेशर. ज़्यादातर ये जो सॉफ्ट लाइनर यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं कि जहाँ पे पेशेंट को कोई एक पॉइंट है, पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे ना ये नीचे वाली जगह पे ये दाढ़ के पास लग रहा है. तो आपको तो नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे उसको लग रहा है. तो आप वहाँ पे सॉफ्ट लाइनर्स उस जगह पे लगा देते हो तो वो उसको वहाँ पे उस प्रेशर को कम कर देता है कि वो जो डेंचर एग्जर्ट कर रहा है उन सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर उसको कम कर देता है. दे एक्ट एज ए शॉक absorbing like cushion to distribute the masticating forces transmitted to the underlying tissue, बट दे डू नॉट नेसेसरीली डिक्रीज द फोर्स ट्रांसमिटेड. ठीक है, ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन उसको ये नहीं कि वो फोर्स को कम कर देगा. ये एज ए शॉक ऑब्जॉर्बर यूज होगा. रीलाइनिंग इमीडिएट डेंचर्स आफ्टर एक्सेशन एज सिमिलर टू टिश्यू कंडीशनर. chronically ill patients who cannot tolerate the physical and mental stress of construction of new denture. कई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो डेंचर्स को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपने मुंह के अंदर, कोई हार्ड चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उनमें भी आप ये सॉफ्ट लाइनर्स यूज़ करते हो, ठीक है. अब मैं आपको यहाँ तक आपको थोड़ा सा इतना अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आगे हम मैं आपको सॉफ्ट लाइनर्स को हम टेम्परेरी और परमानेंट में ना कैटेगराइज्ड करते हैं, ठीक है. कुछ सॉफ्ट लाइनर्स टेम्परेरी होंगे और कुछ परमानेंट होंगे. अच्छा, अब जो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स हैं दे आर मच सिमिलर टू टिश्यू कंडीशनर्स और उनकी कंपोजिशन भी टिश्यू कंडीशनर्स की तरह होती है. डिफरेंस कहाँ आ जाता है परमानेंट सॉफ्ट लाइनर्स में. जैसे मैंने आपको बताया था कि टिश्यू कंडीशनर्स जो हैं वो 2 to 3 days और इन ए वीक और टू हार्डन मतलब हार्ड हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स हैं दे शुड नॉट हार्डन विद पैसेज ऑफ टाइम, बल्कि ये बहुत अरसे तक सॉफ्ट रहते हैं. लिहाजा हमें इसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हमें टिश्यू कंडीशनर में पड़ती है. ये इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है. लेकिन जो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स हैं वो भी हार्डन हो जाते हैं एज सिमिलर टू टिश्यू कंडीशनर्स. अच्छा, अब मैं आपको इसको वन बाय वन बताती हूँ. पहले तो आप देख लें कि इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए. सबसे पहले तो ये बायोकम्पैटिबल होना चाहिए. कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो पेशेंट के मुंह में, इट शुड बी बायोकम्पैटिबल, इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल, it should inhibits the colonization of fungi and microorganisms. लोअर वाटर सॉर्प्शन होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर सॉर्प्शन होना एक अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसकी वाटर सॉर्प्शन कम होनी चाहिए. वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए. एडहेसिव होना चाहिए विद द डेंचर, ये ना हो कि वो पील आउट हो जाए डेंचर से. मैनिपुलेशन इसकी आसान होनी चाहिए, इजी टू क्लीन और गुड एस्थेटिक्स, ठीक है. दीज आर वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्ट लाइनर्स. अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसको जो मेन मैंने आपको जो डिटेल में बताना है कि टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स क्या होते हैं और परमानेंट सॉफ्ट लाइनर्स क्या होते हैं, ठीक है. जो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स होंगे दीज आर सॉफ्ट रेजिलिएंट मटेरियल्स कॉमनली यूज टेम्परेरी लाइनर्स. दीज मटेरियल्स आर वेरी सिमिलर टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये टिश्यू कंडीशनर से मिलते जुलते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन भी उसी की तरह है. दीज मटेरियल्स आर नॉट एज सॉफ्ट एज द टिश्यू कंडीशनर्स इमीडिएटली आफ्टर सेटिंग बट दे रिटेन. अच्छा, अब डिफरेंस क्या है?
कोई एक डिफरेंस तो होगा ना जो हमने इसको टिश्यू कंडीशनर से डिफरेंट किया, वो ये है कि टिश्यू कंडीशनर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस आर वेरी सॉफ्ट, बट दीज मटेरियल्स आर नॉट एज सॉफ्ट एज द टिश्यू कंडीशनर इमीडिएटली आफ्टर सेटिंग। उतना सॉफ्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, बट दे रिटेन देयर सॉफ्टनेस फॉर लॉकर टेकिंग अप टू ए मंथ और टू। वो हफ्तों पे उसकी सॉफ्टनेस जा रही थी, इसकी सॉफ्टनेस तकरीबन महीना 2 महीने रहेगी। टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर्स की बात कर रही हूँ, उसके बाद ये सख्त हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा। विस्को इलास्टिक इन, तो डिफरेंस क्या आ गया इसका, इसकी सिमिलैरिटी टिश्यू कंडीशनर्स के साथ आ गई कि ये इसकी कॉम्पोजिशन भी वही थी और ये उसकी तरह ही सॉफ्ट रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी सॉफ्टनेस अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले, पेपर में ही आ जाए कि टिश्यू कंडीशनर से ये डिफर कैसे करता है, तो टिश्यू कंडीशनर्स टेक 1 or 2 days or a week or two to harden, और टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर्स टेक 1 or 2 months to harden, ठीक है। और these are viscoelastic in nature and give a cushioning effect under dynamic conditions of loading, ठीक है। अब इंडिकेशंस क्या हैं कि आपको अब क्या इंडिकेशंस होंगी कि आपको क्या, मैं पेशेंट को टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर लगा रहा हूँ। Temporary soft liners are used in place of tissue conditioner in cases where it is not practicable to replace the conditioner every 2 to 3 days। यानी कि जहाँ पे आपने टिश्यू कंडीशनर को लगाना था, पेशेंट को कुशनिंग इफेक्ट देना था, लेकिन पेशेंट ये कहता है कि मैं हर 3-4 दिन बाद नहीं आ सकता, या वो कहीं दूर से आता है पेशेंट, तो उस सूरत में आप टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर लगा दोगे कि कम से कम महीना 2 महीने तो वो सॉफ्ट रहे, ठीक है। तो these temporary soft liners are used in place of tissue conditioners in cases where it is not possible to replace the conditioner every 2 to 3 days, ठीक हो गया। सेकंड इसकी इंडिकेशन ये है, टेम्परेली इंप्रूविंग द फिट ऑफ एन इल फिटिंग डेंचर अंटिल सच अ टाइम एज अ न्यू डेंचर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब भी है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने न्यू डेंचर बनाना है, तो आप वो पुराने वाले में लगा देते हो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स जब तक कि नया डेंचर नहीं बन के आ जाता, क्योंकि वो पेशेंट को जाके उसके टिश्यू को डैमेज कर रहा है, तो आप उसके अंदर टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर लगा देते हो। डायग्नोस्टिक एड टू असर्टेन वेदर द पेशेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम अ परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग। हाँ, अब आप ये भी देखो कि अब मैं आपको इंडिकेशंस ऑफ परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग बताऊंगी। परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग वो ये होती है कि कुछ मरीज आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम ये सख्त डेंचर को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, चाहे उनके नीचे सोर्स अल्सर्स हैं या नहीं है। उन पेशेंट को जो बिल्कुल ही इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनमें आप परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग लगा देते हो, परमानेंट हमेशा सॉफ्ट रहने वाली। लेकिन अब आपने उससे पहले परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग लगाने से पहले आप उसको टेम्पररी सॉफ्ट लाइनिंग लगा के देखते हो कि क्या वो पेशेंट उससे उसको फ़ायदा भी होगा कि नहीं। यानी कि आप परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग भी लगा दें और पेशेंट तब भी सेटिस्फाई ना हो, उस सूरत में आप परमानेंट लगाने से पहले टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर्स लगाते हो, ये चेक करने के लिए कि आप पेशेंट अब उस डेंचर को बर्दाश्त कर सकता है अपने मुंह में, ठीक है। तो एज ए डायग्नोस्टिक एड टू असर्टेन वेदर द पेशेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम अ परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग। Treatment and conditioning of irritated denture supporting tissue. It is also used to help clear up denture sore spots before a more permanent reline is placed in your denture. It is done in the office and is only used for 2 to 6 weeks. At the end of this time period, permanent reline. वही बात होगी कि permanent relining से पहले आप ये soft liners लगा देते हो ताकि जहाँ पे भी उसको जख्म है या कोई है रैशेज हैं वो हील अप हो जाए, यानी कि permanent soft liner से पहले इसको आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो these are all indications। अच्छा, और भी हैं इसकी। easily colonized by candida in its hardened state, increasing the risk of denture induced stomatitis। अच्छा, अब ये क्या होता है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी उन्होंने बताए हैं कि इट इज़ इजीली इसकी जो टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर्स हैं, टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, दैट इज दे आर इजीली कॉलोनाइज्ड बाय कैंडिडा इन इट्स हार्डन स्टेट, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डेंचर इंड्यूस्ड स्टोमाटाइटिस। अच्छा, अब आपको कैंडिडा आगे ना आप ओरल पैथोलॉजी में इसको बड़ी डिटेल में पढ़ोगे कि जो डेंचर इंड्यूस्ड की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ओरल कैविटी में, तो वो कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होती है। तो ये अगर हार्ड हो जाए सॉफ्ट लाइनर्स, तो ये एक होस्ट बन जाता है कैंडिडा की ग्रोथ का। So it is possible to soak such dentures overnight in dilute sodium hypochlorite to help mitigate infection risk। उस सूरत में आप इसको सोडियम
कैंडिडा कॉजेज इन्फ्लेमेशन। जी अरीशा, ऐसा होता है कि कैंडिडा एल्बिकन्स जो है ना, ये एक फंगस है, ठीक है, और ये फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है और आपको कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, कहीं पे आपको रेडनेस हो जाएगी। इसकी आप वो क्लिनिकल जो है इसकी वो पिक्चर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। ये बहुत कॉमन है। आप पेशेंट को डेंचर लगा के भेजोगे, पेशेंट कुछ सालों बाद आएगा तो आप उसकी ना वाइटिश सी अपीयरेंस होगी उसके ओरल कैविटी में, दैट इज द कैंडिडा इन्फेक्शन, ठीक है। ये आप ओरल पैथोलॉजी में इसका बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप मैं बताना ये चाह रही हूँ कि सॉफ्ट लाइनर्स की एक ड्रॉबैक आप समझ लें कि जब ये हार्ड हो जाता है तो ये उसकी ग्रोथ को मतलब उसके ऊपर बड़ी आसानी से इसकी ग्रोथ हो जाती है कैंडिडा की। तो फिर उस सूरत में आप क्या करते हो कि डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में पेशेंट को कहते हो कि इसको भिगो के रखें रात को। ऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ क्लिनजर्स इन पर्टिकुलर कॉर सरफेस डिग्रेडेशन, और अगर आप कुछ ऑक्सीजनेटिंग टाइप ऑफ क्लिनजर्स पेशेंट यूज़ कर रहा है तो वो क्या करता है कि वो इन लाइनर्स को डिग्रेड कर सकता है और मटेरियल की पिटिंग कर सकता है, ठीक है। तो वो आपने पेशेंट को कहना है कि उसको एहतियात से उसकी सफाई करें और उसको सोक करके रखें। ठीक हो गया। हम किस स्लाइड पे थे? अच्छा जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर्स। टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर्स का कुछ आपको कहीं पे मुश्किल आई हो, ये टिश्यू कंडीशनर्स की तरह होते हैं, इसकी जो है कॉम्पोजिशन उससे मिलती है, लेकिन ये जहाँ टिश्यू कंडीशनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन ये उतने सॉफ्ट नहीं होते, बट दे रिमेन सॉफ्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू टिश्यू कंडीशनर्स फॉर 1 मंथ और 2, ठीक है। और ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि हर 2 to 3 डेज के बाद आप टिश्यू कंडीशनर को चेंज कर सको, तो वहाँ पे आप ये सॉफ्ट लाइनर लगाते हो। और मोस्टली आप ये परमानेंट सॉफ्ट लाइनर्स लगाने से पहले आप इसे एज ए डायग्नोस्टिक एड यूज़ करते हो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग को चेक करने के लिए कि क्या हमारा परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल लगाना कामयाब रहेगा या नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स? एनी क्वेश्चन? तो मैं आगे आपको फिर परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स बताऊंगी। Any question from the previous slides, class? Okay. अच्छा, अब हम आ जाते हैं परमानेंट पे। अभी हमने लाइनर्स सॉफ्ट लाइनर्स में एक तो टेम्परेरी पढ़ा, अब हम देखते हैं कि परमानेंट मतलब कि ऐसा क्या मसला हो जाता है कि हमें हमेशा के लिए हमेशा के लिए ही पेशेंट के मुंह में एक लाइनर लगाना पड़ जाता है। आप देखो कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया कि इतना वो हार्ड डेंचर बेस को टॉलरेट ही नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, तो उन केसेस में we use the permanent soft lining materials and we can classify them if we see the denture soft liners. Indications are therapeutic measure for patients who cannot tolerate stresses induced by hard denture base. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि hard denture base को वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, तो in those patients we will use the permanent soft lining materials. और management of edentulous patients with chronic pain, soreness or discomfort due to prolonged contact between rigid denture base material and the underlying tissue. और वो patient जो काफ़ी देर से dentures को use कर रहे हैं, अब उनकी वो ability नहीं है कि वो डेंचर का कांटेक्ट विद द सॉफ्ट टिश्यू बर्दाश्त कर सके, उन पेशेंट्स में भी आप परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स दोगे, ठीक है। और दीज आर टू मेन इंडिकेशंस फॉर परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हार्डन्स बाय टाइम, गुड ड्यूरेबल बॉन्ड विद डेंचर बेस, इसका डेंचर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, मोर रेजिस्टेंट। अच्छा, जो हमने ड्रॉबैक पढ़ा था कि टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स में कि इट promotes the growth of Candida albicans. In opposite, permanent soft lining materials are resistant to growth of Candida albicans. बेटर वियर एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें इसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज से ये मैच कर रहा है, ठीक है। और इट हार्डन्स बाय टाइम। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें, ये आपको मकेब में मिल जाएगी। डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स को अब हमने कैटेगराइज्ड कर लिया है। अब किस किस तरह के, आप देखें, अब आपको पता होना चाहिए कि अब हमने ये बात कर ली है सॉफ्ट रिलाइनर्स की, हमने परमानेंट रिलाइनर्स की बात कर ली है, लेकिन अब ये होते किस मटेरियल के हैं? They can be of acrylic resins, they can be made of acrylic resins, they can be made of silicone, they can be made of polyphosphazine. अब
These three further can be categorized into acrylic सेल्फ क्योर में हो सकता है या हीट क्योर में हो सकता है, ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोल्ड क्योर, सेल्फ क्योर या केमिकल क्योर या हीट क्योर हो सकता है। सिमिलरली सिलिकॉन मटेरियल्स जो है वो हीट क्योर भी हो सकते हैं और कोल्ड क्योर भी हो सकते हैं। पॉलीफॉस्फेट इनको हम एंड पे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है सिलिकॉन में। अब जो कोल्ड क्योर है उसमें हमने देखनी है कि पोलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन हुई या एडिशन पोलीमराइजेशन हुई। अच्छा, अब सिलिकॉन अगर आप याद करो तो आपने इम्प्रेशन मटेरियल्स में इसको पढ़ा के सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल्स, और उसमें आपने बड़ी डिटेल में देखा था कि कंडेंसेशन सिलिकॉन मटेरियल्स और एडिशन सिलिकॉन मटेरियल्स। इसी तरह जो है वो रीनाइनर्स भी सेम कंपोजिशन और सेम सेटिंग होगी जैसी आपने इम्प्रेशन में पढ़ी, तो लिहाजा हमें यहाँ पे इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। दिस इज द सेम मटेरियल एज यूज इन द इम्प्रेशन मटेरियल। अच्छा, अब अगर हम एक्रिलिक की बात करें तो कोल्ड क्योर और हीट क्योर है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन इसको थोड़ा सा इसकी डिटेल देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा सॉफ्ट री लाइनर है और कौन सा परमानेंट, क्योंकि ये हमने इसको जनरलाइज किया हुआ है डेंचर सॉफ्ट री लाइनर्स को, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको वन बाय वन इसकी बिल्कुल थोड़ी सी डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, आपने डिटेल में इसको जाके अपनी बुक्स में देखना है। अच्छा, इनको डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक इसकी, जैसे मैंने आपको आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पररी सॉफ्ट रिलाइनर्स की बताई थी, आपको परमानेंट सॉफ्ट रिलाइनिंग मटेरियल्स की भी आइडियल प्रॉपर्टीज जो दो हैं मेन, जो आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि एक परमानेंट सॉफ्ट रिलाइनिंग मटेरियल्स में क्या होनी चाहिए कि these materials अब permanent है ना ये, तो these materials used should be permanently soft ideally for the lifetime of the, ideally तो ये होना चाहिए कि आपने permanent soft lining material यूज किया और वो हमेशा के लिए जो है वो सॉफ्ट रहे, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट तो इसकी ये होनी चाहिए। They should be elastic in order to give a cushioning effect and prevents unacceptable distortions during service, और ये इलास्टिक होना चाहिए। तो फर्स्ट ये होना चाहिए कि दे शुड बी परमानेंटली सॉफ्ट, दे शुड बी इलास्टिक इन नेचर, and the lining should adhere to the denture base. The material should be non-toxic, non-irritant and incapable of sustaining the growth of harmful bacteria, ठीक है। ये आपको मैकेब में मिल जाएंगी इसकी, यानी कि आपको इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली आपको इन सारे रीलाइनर्स की आइडियल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स की अगर मैं आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड रिमेन परमानेंटली सॉफ्ट, इट शुड बी इलास्टिक, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड बी नॉन इरिटेंट, इट शुड बी बायोकम्पैटिबल, should have good wear resistance, it should resist the growth of candida albicans, or it should have good durable bond with the denture base, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हम इसको देखेंगे। जो कोल्ड क्योर एक्रिलिक मटेरियल्स हैं, these are chase side reliner applied to an existing denture by the dentist. These material harden within a period of few weeks or at best a few months and cannot therefore be seriously condemned. तो ये फिर जो कोल्ड क्योर जो केमिकल एक्रिलिक रेजिन्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये विद पैसेज ऑफ टाइम सख्त हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा, तो दैट्स वाई हम इसको परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल के तौर पे नहीं यूज कर सकते, ये टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर होएगा। द केमिकल कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू हीट एक्टिवेटेड केमिकल कॉम्पोजिशन, मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया एक्रिलिक रेजिन्स के कि वो सिमिलर होती है हीट एक्टिवेटेड के, बट दे पोलीमराइज बाय पेरोक्साइड टर्शीमाइन। इसमें एक्टिवेशन का जो फिनोमिना है, जो प्रोसीजर है, वो डिफर करता है फ्रॉम द हीट क्योर रेजिन्स। ये हम बड़ी डिटेल में ये बातें पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। ये सेल्फ क्योर की उन्होंने मैनिपुलेशन बताई हुई है कि किस तरह हमने उसको पाउडर लिक्विड को मिक्स करना है और डेंचर की टिश्यू साइड पे लगाना है और पेशेंट के मुंह में फिट कर देना है, ठीक है। दीज आर कोल्ड क्योर एक्रिलिक रेजिन्स। अब आ गया हीट क्योर लॉन्ग टर्म लाइनिंग मटेरियल्स, जो हम परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स में जो यूज़ करते हैं वो हीट क्योर लॉन्ग टर्म हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन्स यूज़ होंगे, क्योंकि ये दे रिमेन सॉफ्ट with passage of time, ठीक है। The heat curing acrylic materials are processed in the laboratory and are normally applied to a new denture at the time of production। होता क्या है कि आप जब नया डेंचर बना रहे होते हैं और आपको पता होता है कि पेशेंट की इंडिकेशंस हैं लाइनिंग मटेरियल्स की, तो आप इसको एट दैट टाइम जब इसकी ये बन रहा होता है डेंचर, उसी वक्त इसकी प्रोसेसिंग जो हीट क्योर एक्रिलिक मटेरियल्स लाइनर्स हैं उसकी प्रोसेसिंग साथ ही हो जाती है, यानी नए डेंचर के साथ ये लग के आ जाता है। इसके पाउडर्स, इसकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें, पॉलीब्यूटाइल मेथाक्रेलेट, पेरोक्साइड इनिशिएटर एंड पिगमेंट,
लिक्विड में ब्यूटाइल मेथैक्रेलेट और प्लास्टिसाइजर्स होंगे। प्लास्टिसाइजर्स आर बेसिकली यूज टू सॉफ्टन द मटेरियल, ठीक है, ये आप इस बात को अपने जहन में रखें। अब उन्होंने ये इसमें इसकी मैनिपुलेशन बताई है कि इसका प्रोसीजर बताया है, हीट क्योर लॉन्ग टर्म लाइनिंग मटेरियल्स कैसे हमने ऐड करने हैं। टेक इंप्रेशन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इन डेंचर। आपने वो जो पेशेंट का डेंचर था उसी में ही जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट से उसका डेंचर ले लिया, इम्प्रेशन ले लिया, ठीक है। वो जो पेशेंट का डेंचर है उसी में जो आपने डेंचर बनाया उसी में इम्प्रेशन ले लिया। फ्लास्किंग की, डीवैक्सिंग की। आफ्टर डीवैक्सिंग वन पोर्शन flasking dewaxing, after dewaxing one portion of compartment will have denture and other portion will have इम्प्रेशन सरफेस। यानी कि आपने फ्लास्किंग जब करोगे ना, ये जब आप प्रोसीजर करोगे आपको ये दीज थिंग्स विल बी मोर क्लियर कि एक पोर्शन में डेंचर आ जाएगा और दूसरे पोर्शन में उसका जो है वो इम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है। Remove zinc oxide eugenol from the denture surface if remains any. Grind the denture base little bit to make a space for soft liner. फिर soft liner लगाया, apply over existing denture base, pack the flask, cure it in cold water। ठीक हो गया। ये तो हो गया। हमने सॉफ्ट लाइनर्स में पढ़ा कि एक्रेलिक यूज होता है। एक्रेलिक में हमने कोल्ड क्योर की भी बात कर ली और हीट क्योर की भी बात कर ली, ठीक है। अच्छा, अगर अब हीट क्योर का थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ें जो लेक्चर में नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये तो प्रोसीजर इतना, आपको इसकी कॉम्पोजिशन आनी चाहिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है कि the liquid is likely to be a mixture of butyl methacrylate and plasticized powder and liquid are mixed to form a type of duff which is heat processed simultaneously with the hard acrylic base। ये acrylic base के साथ ही इसकी heat processing होगी और पेशेंट को आप ये लगा के दोगे, ठीक है। अब एक्रिलिक की हमने बात कर ली, अब हम सिलिकॉन पे आएंगे। सिलिकॉन में हमने पढ़ा था कि कोल्ड क्योर सिलिकॉन है, कोल्ड क्योर सिलिकॉन, ठीक है, और एक हीट क्योर सिलिकॉन है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ये दिखा देती हूँ इसकी क्लासिफिकेशन। ये देखें, सिलिकॉन में एक हीट क्योर है और एक कोल्ड क्योर है। और कोल्ड क्योर को फर्दर मैंने आपको बताया, ये आप याद कर लें कि कोल्ड क्योर को फर्दर में कंडेंसेशन सिलिकॉन और एडिशन सिलिकॉन, ठीक है। अब पहले हम हीट क्योर सिलिकॉन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दीज प्रोडक्ट्स, ये सिंगल पेस्ट में आपको मिलेगा और इस पेस्ट की कॉम्पोजिशन क्या होगी। कॉम्पोजिशन आपको ये मटेरियल्स में सबकी पता होनी चाहिए कि पॉली डाई मिथाइल साइलोक्सेन पॉलीमर है विद पेंडेंट और टर्मिनल विनाइल ग्रुप। सिलिका, इसमें फिलर्स पार्टिकल्स होंगे और पेरोक्साइड इनिशिएटर होगा। इनिशिएटर तो आपको पता है कि वो उसको हीट करेंगे तो वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा, ठीक है। किसी भी इनिशिएटर का जब वर्ड यूज होगा तो आप समझ लें दैट इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो जिस चीज में भी पॉलीमर आ गया उसकी पॉलीमराइजेशन भी तो होनी है, तो उसमें इनिशिएटर हो गया। तो पेरोक्साइड इनिशिएटर मोस्टली यूज होता है जिधर भी आप देखेंगे, ठीक है। और फिलर पार्टिकल सिलिका होंगे और जो पॉलीमर्स है वो उसको आप याद करेंगे पॉली डाई मिथाइल साइलोक्सेन पॉलीमर, ठीक है। सिलिका से साइलोक्सेन याद कर लें। अच्छा, अब हम इसकी हमने कॉम्पोजिशन देख ली, ठीक है। और जो अगर आप इसकी वो उसकी बात करें ना, इसकी फैब्रिकेशन की, तो हीट क्योर सिलिकॉन्स आर फैब्रिकेटेड इन द सेम वे एज हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन, दैट इज प्रोसेस्ड विद द हार्ड एक्रिलिक बेस साइमल्टेनियसली विद द हार्ड एक्रिलिक बेस, ठीक है। उसकी भी क्योरिंग वैसे ही होगी जैसे हमने हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन्स की, ठीक है। इसकी हमने उसकी भी बात कर ली। ये हो गया हीट क्योर। और अब आप आ जाए कॉन्डेंसेशन क्योरिंग सिलिकॉन, ठीक है, यानी कि कोल्ड क्योर सिलिकॉन। कोल्ड क्योर सिलिकॉन में हम पहले कंडेंसेशन क्योरिंग सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। उसकी वो भी पेस्ट और लिक्विड की फॉर्म में होता है। पेस्ट में पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन है जैसे हमने हीट क्योर में पढ़ा, और फिलर्स पार्टिकल है। लिक्विड में क्रॉस लिंकिंग एजेंट है और कैटालिस्ट है, ठीक है। ये इसकी कॉम्पोजिशन है, ये इस तरह से आपको मिलेगा। फिर इसकी
कंडेंसेशन क्योरिंग सिलिकॉन की हमने मैनिपुलेशन देखी है कि हमने टेक इम्प्रेशन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड यूजिंग डेंचर में ही हमने उसका इम्प्रेशन ले लिया विद और फिर हमने उसकी कास्ट बना लिया, मॉडल बना लिया। मेक अ कास्ट एंड आर्टिकुलेट कास्ट एंड डेंचर ऑन आर्टिकुलेटर, ये डेंचर समेत आपने उसको आर्टिकुलेटर पे डाल दिया। रिलीव डेंचर फ्रॉम कास्ट, आपने उसकी वो रिलेशनशिप देख लिया और उसके बाद आपने ग्राइंड लिटिल बिट ऑफ फिटिंग सरफेस, वही आपने वही प्रोसीजर है जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि फिटिंग सरफेस को हमने ग्राइंड करना है और फिर हमने उसके अंदर लाइनर लगा देना है और फिर उसमें जो चेयर साइड होता है उसमें तो हम पेशेंट के मुंह में उसको बंद करवाते हैं, लेकिन जो लेबोरेटरी प्रोसीजर है उसमें हम उसको दोबारा आर्टिकुलेटर में डाल देंगे। ठीक है, मिक्स लाइनर फिल इन द डेंचर बेस, रीपोजिशन डेंचर्स ऑन कास्ट ओवर आर्टिकुलेटर, क्लोज आर्टिकुलेटर इन इंक्लूजन, अलाउ टू सेट, यानी कि वो पेशेंट के मुंह में लगाने की बजाय आपने आर्टिकुलेटर में जहाँ पे उसकी आपने पोजीशन को सेट किया हुआ था उसमें लगाना है और वहाँ पे वो सेट हो जाएगा उस टेक्निक में जिस पोजीशन में वो बंद होता है आर्टिकुलेटर। ठीक है, अच्छा जी, कोल्ड क्योर एक कोल्ड क्योर सिलिकॉन में हमने कंडेंसेशन की बात कर ली, कंडेंसेशन में हमने पेस्ट और लिक्विड देख लिया और आपने उसकी वो देख ली टाइप्स। अच्छा, अब कंडेंसेशन का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो कंडेंसेशन मतलब कोई चीज अल्कोहल, कोई चीज उसमें से रिलीज हुई। ठीक है, तो अल्कोहल इज प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग कॉजेज द पेस्ट टू बी कन्वर्टेड टू ए रबर, और ये जो हमने क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज किया था ना, दैट विल कॉज द मटेरियल टू बी हार्डन। ठीक है, वो क्रॉस लिंकिंग करेगा तो जिसकी वजह से वो रबड़ी स्टेज में आ जाएगा। फिर हमने इसका प्रोसीजर देख लिया, प्रोसीजर वही है सारा कि सिर्फ डेंचर की अंदर साइड को आपने ग्राइंड किया और उसमें लाइनर लगाया और पेशेंट के मुंह में लगाने के बजाय यहाँ पे आपने आर्टिकुलेटर में लगाया और उसको टाइम दिया कि वो सेट हो जाए। ठीक है, अब अगर हम अच्छा कंडेंसेशन में अल्कोहल वाज अ बाय प्रोडक्ट, ये मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए भी नहीं बता रही कि आपने कंडेंसेशन और एडिशन सिलिकॉन बड़ा डिटेल में इंप्रेशन मटेरियल में पढ़ा। दीज मटेरियल्स आर सेम एज दैट ऑफ इंप्रेशन मटेरियल्स, आई थिंक कॉम्पोजिशन भी इनकी सेम होगी, आप इसको जाके चेक कीजिएगा। Addition cold curing silicone. The addition curing silicons have only recently become available as denser soft lining materials. They are supplied as two paste. अच्छा, कोल्ड क्योर कंडेंसेशन सिलिकॉन में पेस्ट और लिक्विड था, लेकिन एडिशन सिलिकॉन में टू पेस्ट है विच आर प्रोपोर्शन एंड मिक्सिंग यूजिंग अ कार्ट्रिज गन सिस्टम। ये देख लें, कार्ट्रिज गन से दो पेस्ट है और उसको हमने एक गन के जरिए पेशेंट के डेंचर में लगा रहे हैं। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। These addition silicons are highly resilient, retain softness and elasticity, low tear and abrasion resistance, low bond strength to denture base, more susceptible to growth of fungi and microorganisms. They are also processed in laboratory on the fitting surface. ये भी laboratory procedure है। ठीक है, इसका भी addition का भी ये इसकी प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है कि ये हाईली रेजिलिएंट है, रिटेन सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी, लो टियर एंड, यानी बड़ी ज़्यादा इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आइडियल प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर रही हैं। लो बॉन्ड स्ट्रेंथ टू डेंचर बेस, लेकिन इसकी जो डेंचर बेस के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली लो है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ठीक है, ये हो गया एडिशन सिलिकॉन। और अच्छा, अब ये हमने सारे पढ़ लिए, आप परेशान हो, मैं आपको ये सारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज भी करवा दूंगी। हमने डेंचर सॉफ्ट लाइन में एक्रिलिक की बात कर ली, हीट क्योर और कोल्ड क्योर की, फिर हमने सिलिकॉन की बात की, उसमें भी हमने हीट क्योर देखा और कोल्ड क्योर देखा। कोल्ड क्योर में हमने कंडेंसेशन की बात कर ली, कंडेंसेशन में पाउडर और पेस्ट और लिक्विड था और एडिशन में दोनों पेस्ट थी। ठीक है, और फिर हमने बात कर, अब हम रह गया हमारे पास पॉलीफॉस्फेजिन। ठीक है, पॉलीफॉस्फेजिन सॉफ्ट लाइनर्स का थोड़ी सी हम बात करेंगे।
They are supplied in sheet form and are manipulated in similar manner to heat cured silicone products. Recommended curing जो है इसका 74 डिग्री सी for 8 hours, 74 डिग्री सी for 2.5 hours, followed by 100 डिग्री सी for 30 minutes. ये इसकी क्योरिंग का बताया हुआ है कि इसकी क्योरिंग का टाइम क्या होगा और कितने ड्यूरेशन में इसकी क्योरिंग होगी। ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलीफॉस्फोजिन यूज़ कर रहे हो तो आपने उसको किस तरह क्योर करना है ये आपको पता होना चाहिए। और दीज आर मैनिपुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर टू हीट क्योर सिलिकॉन्स, ठीक है। The silicons have good elastic properties and retain their shape after setting despite being subjected to masticated loading. अब silicons की अगर हम बात करें तो इसकी properties जो है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि they have good elastic properties. The acrylic अब हम ना इसकी जनरलाइज्ड जो है ना, सॉरी मैं आपको कह रही थी कि सिलिकॉन्स की जनरलाइज्ड अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिलिकॉन्स अमंग द सॉफ्ट लाइन मटेरियल, सिलिकॉन्स हैव गुड इलास्टिक properties and retain their shape after setting despite being subjected to masticated loading. The acrylic materials are viscoelastic and gradually become distorted. There is tendency for the materials to flow away from areas of greater stress, causing the cushioning effect to be lost. Thickness of soft lining of 2 to 3 mm is required for adequate cushioning the residual hard acrylic base. और ये भी आपको MCQ भी आ सकता है कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए, तो 2 to 3 mm is required to perform their function as a cushioning effect. ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें सेल्फ एडमिनिस्टर्ड रीलाइनिंग, अच्छा यहाँ तक आप मुझे बताएं कि आपको सिलिकॉन्स में कोई मसला आया हो या हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन्स में। पॉलीफॉस्फोजिन का सिर्फ छोटी सी बात आपने याद करनी है। और अगर आप जनरलाइज इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज बात करें तो आपने कहना है कि सिलिकॉन्स जो है हैव गुड इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, silicons have good elastic properties and retain their shape, लेकिन acrylic materials are viscoelastic and gradually become distorted. मैं आपको इंशाल्लाह जब इस लेक्चर को रिवाइज कराऊंगी ना तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगी याद करवाने की। देयर इज अ टेंडेंसी फ्रॉम द मटेरियल्स, और एक्रिलिक का ये एक डिसएडवांटेज है कि वो एरियाज ऑफ ग्रेटर स्ट्रेस से फ्लो अवे हो जाता है, ठीक है। थिकनेस ऑफ सॉफ्ट लाइनिंग आपको याद होनी चाहिए, 2 to 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है, आप देखेंगे जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आएंगे क्लिनिक, तो आप ये देखेंगे कि आप पेशेंट को एक ट्यूब लिख के भी देते हैं, दैट आर सेल्फ एडमिनिस्टर्ड रीलाइनर्स, ठीक है। आप पेशेंट अक्सर मैंने भी लिख के दिया है, जब पेशेंट आता है वो कहता है कि मुझे दांत डेंचर लग रहा है, तो आपने उसको एक रीलाइनर लिख के दे देते हैं कि जब जहाँ पे आपको महसूस हो कि यहाँ आपको डेंचर लग रहा है तो आप ये इसको अपनी टिश्यू सरफेस पे लगा लें। आप उसकी मैनिपुलेशन और वो सिर्फ ट्यूब जैसे दूसरी ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं उसी तरह इसको यूज़ करना होता है। दैट आर कॉल्ड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड रीलाइनिंग मटेरियल्स, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड रीलाइनिंग मटेरियल्स जो पेशेंट खुद जो है जाके यूज कर सकता है। सेवरल टाइप्स ऑफ लाइनिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल व्हिच एनेबल द पेशेंट टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव द फिट ऑफ, और देखिए आप क्यों करते हैं, टू इंप्रूव द फिट ऑफ इल फिटिंग डेंचर्स और टू प्रोवाइड अ सॉफ्ट। या तो पेशेंट कहता है कि मेरी रिटेंशन नहीं है डेंचर में, या वो कहता है कि मुझे जाके ये लगता है, तो आप उस सूरत में उसको लिख के दे देते हो। सच प्रोडक्ट्स आर जनरली अवेलेबल फॉर परचेज एट मेनी रिटेल आउटलेट्स सच एज मार्केट्स एंड केमिस्ट शॉप्स। द प्रोडक्ट्स नॉर्मली कंटेन, और इसकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो नॉर्मली ये मेथैक्रेलेट और बुनाइल पॉलीमर्स सच एज पॉलीमिथाइल, पॉलीइथाइल और पॉलीब्यूटाइल मेथैक्रेलेट हो सकते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद प्लास्टिसाइजर्स और सॉल्वेंट्स सच एज एसीटोन, एथेनॉल और टोलुइन, ठीक है। और ये देख इसकी कॉम्पोजिशन आपने याद करनी है, सॉल्वेंट में एसीटोन, एथेनॉल और टोलुइन आ गया, प्लास्टिसाइजर्स हो गए और पॉलीमर हो गए, ठीक है। पाउडर और लिक्विड फॉर्म में होगा ये। और द क्लेम फॉर सच प्रोजेक्ट इज दैट दे इम्प्रूव द फिट, और ये कहा जाता है कि ये पेशेंट की रिटेंशन को भी इम्प्रूव करता है और पेशेंट को कंफर्टिंग इफेक्ट भी देता है। मोस्ट अथॉरिटीज एग्री हाउएवर दैट द यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स शुड बी फर्मली डिस्करेज फॉर ऑल बट शॉर्ट टर्म इमरजेंसी, और कुछ इसके जो है केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि केसेस ऑफ इरिटेशन, सिवियर बोन लॉस एंड ट्यूमर्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ सेल्फ, एंड कुछ में यह भी आया है कुछ रिसर्च पेपर्स में कि दीज आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ टिश्यू, जिसकी वजह से इसकी जो यूज़ को मना भी किया गया है क्योंकि इस तरह के केसेस आए हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड रीलाइनिंग मटेरियल्स। ओके, ये हमारा रीलाइनिंग मटेरियल्स जो है,
ऑलमोस्ट आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पूरा इंशाल्लाह इसको रिवाइज़ कराऊँगी, और एक जो चीज़ रह गई है जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको करानी है, वो अब मैं पहले आप इसको याद कर लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन कंपैरिजन मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी, और फिर हम इस इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका ये जो टेबल है इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है? इसकी और इनकी कॉम्पोजिशन को जाके आप ऐसा करें, इनकी कॉम्पोजिशन याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक पेपर पे लाइन लाइन लगाएं और हर एक की कॉम्पोजिशन को इन कंपैरिजन याद करें, तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है? और हीट क्योर, कोल्ड क्योर में कोल्ड क्योर सिलिकॉन्स जो है उसमें आपने कंडेंसेशन सिलिकॉन और एडिशन सिलिकॉन जाके इंप्रेशन मटेरियल का भी देखना है कि क्या वो सिमिलर है टू दीज रीलाइनर्स, ठीक है? ये आपकी एक समझ लें असाइनमेंट है, ठीक है? और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडल प्रॉपर्टीज़ आपको इनकी पता होनी चाहिए, ठीक है? और क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है? ये सारी बातें। और एडिशन सिलिकॉन में हमने बताया कि ये गन कार्ट्रिज गन सिस्टम यूज़ होता है, 2 पेस्ट होती हैं, और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड जो है वो क्या होते हैं, रीलाइनिंग मटेरियल्स, ठीक है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स, फ्रॉम सॉफ्ट लाइनर्स, परमानेंट सॉफ्ट लाइनर्स आपको समझ आ गया, टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएं। इस लेक्चर में से कोई स्लाइड नंबर अगर आपको नहीं समझ आई तो उसको मेंशन करें, मैं उसको रिपीट करवा देती हूँ। एनी क्वेश्चन प्लीज़, अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं लेक्चर को। कोई क्वेश्चन नहीं क्लास, इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? मैम ये चैप्टर में केव से करना है जी सीरत, ये मैंने तीनों बुक्स में से पढ़ा है, शाहीना में भी देखा है, शाहीना में तो बिल्कुल 2 पेजेस का दिया हुआ है, और फिलिप्स में भी मैंने देखा है जो सबसे अच्छा लिखा हुआ है वो मकेब में लिखा हुआ है, और फिर दैट्स वाई मैंने लेक्चर भी वहीं से बनाया ताकि आपको भी आसानी हो, आप लेक्चर और बुक को कंपेयर करके जो चीज़ें लेक्चर में मिस हो गई हैं अगर गलती से, तो आप उसको मकेब से जाके पढ़े, और मकेब में बहुत सिंपल वर्ड्स में ये दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से देखें, वो बहुत आसान है। इसमें कोई सिर्फ इसमें ये थोड़ी सी जो मुश्किल आपको आ सकती है वो आपको इसकी कॉम्पोजिशन याद करने में आ सकती है। बस आप ये याद रखें कि प्लास्टिसाइजर्स जो हैं वो सॉफ्टनेस के लिए होते हैं, और कंडेंसेशन जो का वर्ड अगर यूज़ हो तो मीन्स कि कुछ बाय प्रोडक्ट बन रहा है उस रिएक्शन से, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया सिलिकॉन्स के में कि वहाँ पे अल्कोहल एज ए बाय प्रोडक्ट यूज़ होता है, ठीक है? और जो है और सब में पॉलीमर्स है, और इनिशिएटर यूज़ होते हैं। इनिशिएटर ज़्यादातर मैंने आपको बताया पेरोक्साइड यूज़ होते हैं। हीट क्योर की कॉम्पोजिशन कोल्ड क्योर से मिलती जुलती होती है, सिर्फ वहाँ पे इनिशिएटर का डिफरेंस होता है कि हीट क्योर में हीट होगी और उसमें केमिकल यूज़ होगा, ठीक है? फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। अनम्यूट कर दें इनको। आप लोगों की वीडियो मैंने देखी है, वो उस पर आपकी जीआर ने लगाई है, बड़ा आप लोगों ने क्रिएटिव काम कर रहे हो आप लोग घर बैठ के अपनी क्लास को। अब ज़ाहिर बात है आप लोग मिस भी कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को और सारा कॉलेज को।
अच्छा, मनाल और रमज़ा ने बनाई है। हुँ। अच्छे एक्टिविटीज़ लेकिन ये कि आप लोग घर बैठ के बोर भी हो गए हो। टिकटॉक भी बनाते हो सब लोग? इस वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये सुना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल इन कामों में भी लग गए हैं। अच्छा, ठीक, ठीक। तो रमज़ा और मनाल ने सबकी पिक्चर्स ली थी? मैम सबसे कलेक्ट करके उन्होंने फिर सम अप करके एक वीडियो ऐसी बनाई। अच्छा, अच्छा, सबसे कलेक्ट करके, ठीक, ठीक, ठीक। सही है, मतलब सबकी परमिशन से यूज़ हुआ है ये। अ, ओके। और आप लोगों का जो सप्ली का एग्ज़ाम है उसका कोई नोटिफिकेशन आया है, जो जिन स्टूडेंट्स की है उनका सप्ली का एग्ज़ाम कि वो पास है, मतलब आपको विदाउट एग्ज़ाम पास कर देंगे या क्या करेंगे अब, जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम था सप्ली का? अच्छा, कुछ नहीं अभी तक बताया। हम्म। इंशाल्लाह मुझे लगता ही है कि आप लोगों को पास कर देंगे, उम्मीद है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि अभी कॉलेज खुलने के कोई चांसेस नहीं है। इंशाल्लाह आप सब लोग पास हो गए अल्लाह के हुक्म से। हुँ, ठीक, ठीक, ठीक। सही। और वो जो न्यूज़ में आ रहा था कि फाइनल ईयर एमबीबीएस और बीडीएस के एग्ज़ाम्स, तो क्या वो ऑनलाइन हो रहे हैं या उन्होंने सेंटर पे जाके देंगे जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं? यूएचएस में ही, अच्छा। सही, सही, सही। ऑनलाइन इज़न्ट पॉसिबल। सुनने में ये भी आ रहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऊपर ये लोग वर्किंग कर रहे हैं। पता नहीं अब। ऑनलाइन इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा। टेक्निकल इश्यूज़ तो बहुत होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट, राइट, राइट। सही, सही, सही। इंशाल्लाह आप लोग मेरे मुझे सीरत मेरे जो नॉलेज में है, जब स्टार्ट में ये लॉकडाउन हुआ था तब तक तो नहीं हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस। अभी का मुझे पता नहीं है, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं। बहरहाल मैं पूछ के बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हो रही तो फिर तो कोर्स कवर ही नहीं हो रहा, और फिर कैसे एग्जाम होगा कंडक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ईद से पहले हो रही थी? डिले होगा मैम, अगर गवर्नमेंट में नहीं होंगी फिर ही प्रॉप डिले होगा। यस। हम्म। चलें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआएं हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है सब कुछ। अम, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के दिन भी देखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आप लोगों के हक में भी, सबके पूरे पूरे मुल्क के हक में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बिल्कुल। चलें, आप लोग इतने मायूस ना हो, पूरी उम्मीद रहें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। विद पैसेज ऑफ टाइम ये मुश्किल वक़्त भी ख़त्म हो जाएगा।
चलें ठीक है, अभी मैं बस टाइम हो गया आपके नेक्स्ट लेक्चर का, तो अगर आप जाके इसको पढ़िएगा, इसको जाके स्टडी करें, और कोई आपको क्वेश्चन है या कोई भी मसला है तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।